नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में लहरों के राजहंस नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित है। इसकी कथा वस्तु को हम देखेंगे। लहरों की राजहंस की कथा वस्तु इतिहास और कल्पना के समन्वय का परिणाम है। इस नाटक में राकेश जी ने ऐतिहासिक परिवेश में आधुनिक मानवीय अंतर्द्वंद को चित्रित करने का प्रयास किया है। लेखक ने गौतम बुद्ध के जीवन काल के एक ऐसे प्रसंग का चयन किया है जिसमें नंद नामक पात्र के अंतर्द्वंद को पृष्ठबद्ध किया गया है। नाटक का ऐतिहासिक आधार संस्कृत के महाकवि अश्वघोष विरचित प्रसिद्ध महाकाव्य सौंदरनंद है। प्रस्तुत नाटक की वस्तु योजना का उद्देश्य और महत्व स्पष्ट करते हुए लहरों के राजहंस में एक ऐसे कथानक का नाटकीय पुनराख्यान है जिसमें सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के पारस्परिक विरोध तथा उनके बीच खड़े हुए व्यक्ति के द्वारा निर्णय लेने का अनिवार्य द्वंद्व निहित है। इस द्वंद्व का दूसरा पक्ष स्त्री और पुरुष के पारस्परिक संबंधों का अंतर्विरोध है। जीवन के प्रेम और श्रेय के बीच एक कृत्रिमता और आरोपित विरोध है जिसके कारण व्यक्ति के लिए चुनाव कठिन हो जाता है और उसे चुनाव करने की स्वतंत्रता भी नहीं रह जाती। चुनाव की यातना ही इस नाटक का कथा बीज और उसका केंद्र बिंदु है। धर्म भावना से प्रेरित इस नाटक में उलझे हुए ऐसे ही अनेक प्रश्नों का इस कृति में नए भाव बोध के परिवेश में परीक्षण किया गया है। लहरों के राजहंस नाटक आधुनिक यथार्थवादी नाटक रचना पद्धति पर लिखा गया है। यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। इसकी संपूर्ण कथा एक ही दृश्य बंध पर घटित होती है। अंकों का दृश्यों में विभाजन नहीं किया गया है। प्रस्तुत नाटक में भारी भरकम यथार्थवादी दृश्यबंध को बदलने के झंझट से बचने के लिए एक दृश्य बंधन को स्वीकार किया गया है। नाटककार ने अपने इस नाटक की संपूर्ण रचना घटना को एक ही स्थान पर दिखाकर स्थान अनुमति का पूरी तरह पालन किया है। आइए नाटक के प्रथम अंक को देखते हैं। नाटककार मोहन राकेश ने इस नाटक के प्रारंभ में ही नाटक के नायक नंद के राजमहल में आंतरिक दृश्य का चित्र प्रस्तुत किया है। पर्दा उठते ही मंच पर 2 व्यक्ति दिखाई देते हैं, श्यामांग और श्वेतांग। ये दोनों ही राजमहल में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं। श्यामांग पतियों को तोड़ने सुलझाने में व्यस्त है जबकि श्वेतांग अग्निकाष्ठ से दीपक जला रहा है। श्यामांग सदैव ही अपने कार्य में उलझा रहता है। आज भी वह पतियों को सुलझाने का प्रयत्न कर रहा है लेकिन वे और ज़्यादा उलझती जाती है। ये देखकर श्वेतांग श्यामांग से कहता है कि तुम्हारे हाथों से कार्य इसीलिए उलझता है क्योंकि तुम सोचते ज़्यादा हो। राजकर्मचारी को अपना कार्य समय पर करना चाहिए। इस चिंतन मनन को त्याग देना चाहिए। श्वेतांग दीपक जलाने के कार्य को श्यामांग को सौंप देता है और उसके कार्य को स्वयं करने लग जाता है। लेकिन श्यामांग फिर सोच में पड़ जाता है कि ये दोनों कर्मचारी राजमहल में होने वाले कामोत्सव की तैयारी कर रहे हैं। रानी सुंदरी का नेपथ्य से स्वर सुनाई देता है। वह अपनी दासी अलका के साथ बात करती हुई आ रही है। सुंदरी कामोत्सव के विषय में अलका से कहती है कि भोज, उपासना और नृत्य रात के अंतिम पहर तक चलता रहेगा जिससे वर्षों बाद भी लोगों के मन में इस कामोत्सव की याद बनी रहे। अलका के आशंका व्यक्त करने पर भी कामोत्सव की सफलता के लिए उत्सुक सुंदरी कहती है, रात बीतने दे, फिर अपने मन से पूछना। रात भर नगर वधू चंद्रिका के चरणों की गति से इस कक्ष की हवा कांपती रहेगी और डुलती रहेगी। मदिरा उसकी आंखों से, उसके एक एक अंग की गहराई से कपिल वस्तु के राजपुरुष रात भर उस मदिरा में और अन्यायमनी मदिराओं में डूबते उतरते रहेंगे। तो इस प्रकार से
नाटक का प्रथम अंक है। सुंदरी यशोधरा से शिक्षा ग्रहण करने को व्यर्थ मानती है और उसका उपहास उड़ाते हुए कहती है कि बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने वर्ष दुख सहने के बाद भी देवी यशोधरा अपनी पीड़ा का मान न रख सकी। यशोधरा में सौंदर्य का आकर्षण ही नहीं है। अगर होता तो राजकुमार सिद्धार्थ दीक्षा ग्रहण न करते। नारी का आकर्षण पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। वह गौतम बुद्ध पर आक्षेप लगाती हुई कहती है कि जन समान से यही सुना है कि गौतम बुद्ध ने कामनाओं पर विजय प्राप्त की है, लेकिन इन्हीं कामनाओं पर विजय पाना तो मन की एक कामना ही है, अतः उनका निर्वृति मार्ग को अपनाना अनुचित ही है। यह सुनकर अलका सुंदरी से पूछती है कि अगर गौतम बुद्ध निरंतर मार्ग को अपनाकर अनुचित है तो नगर के सभी बच्चे बूढ़े वृद्ध के प्रति इतना उत्साह और निष्ठा क्यों रखते हैं। सुंदरी कहने लगती है कि मनुष्य एक तरह का जीवन जीते जीते ऊब जाता है, अतः उसे जहाँ की नवीनता दिखाई देगी वह उसी को अग्रसर होता है। इसी बीच कमलताल में किसी के द्वारा पत्थर फेंकने के कारण हंसों की चित्कार पूर्ण ध्वनि सुनाई देती है। सुंदरी उत्तेजित हो जाती है। फिर सुंदरी इस दृष्टता के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को पकड़कर लाने का आदेश देती है। द्वितीय अंक कुछ इस प्रकार है। द्वितीय अंग के आरंभ में नेपस से श्यामांग का ज्वर प्रलाप सुनाई देता है। कोई स्वर नहीं है, कोई किरण नहीं है, सब कुछ इस अंधकूप में डूब गया है। मुझे सुलझा देने लेने दो, नहीं तो अपने हाथों का मैं क्या करूं। कोई उपाय नहीं, कोई मार्ग नहीं। इन लहरों पर से यह छाया हटा दो। मुझसे यह छाया नहीं ओढ़ी जाती। श्यामांग का अर्थपूर्ण प्रलाप। यह प्रलाप उसका अपना प्रलाप ही नहीं बल्कि नंद के हृदय का द्वंद्व भी है। श्यामांग को दिखने वाली वह छाया बुद्ध की ही छाया है, जो इतनी लंबी एवं सघन है कि अज्ञात रूप से वह नंद सुंदरी के और सभी के मन मस्तिष्क पर छा रही है। यही कारण है कि नंद को निद्रा का संयोग नहीं हो रहा है। नेपस से ज्वरग्रस्त श्यामांग का प्रलाप सुनाई दे रहा है। अलका उसे कभी पानी पिलाती है, कभी सोने का आग्रह करती है। निद्रा भंग होने के कारण सुंदरी नंद से रात भर न सो पाने का कारण पूछती है। वह रात्रि के अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना भी करती है। कहती है कि आप कभी सचमुच मुझसे रुष्ट हो जाए, 2-1 रातें मेरे कक्ष में न आए तो कैसा लगेगा। यहाँ लेखक ने भावी घटना का पूर्वाभास करा दिया है। उसी समय नेपथ्य से प्रभात की शंख ध्वनि सुनाई देती है। सुंदरी उठकर दर्पण के समक्ष खड़ी हो जाती है। फिर नंद से कुछ पल के लिए बाहर जाने के लिए कहती है ताकि वह अलका की सहायता से अपना श्रृंगार कर सके। सुंदरी निहारिका नामक दासी से अलका के विषय में पूछती है। निहारिका बताती है कि वह श्यामांग हेतु दवाई लाने के लिए वैद्यराज के पास गई है। आप कहे तो मैं उसे बुला लाऊं। सुंदरी कहती है नहीं, अलका को श्यामांग का उपचार करने दे, मैं अपना प्रसाधन स्वयं कर लूँगी। सुंदरी अपने चेहरे को घुमा फिराकर दर्पण में देखती है, फिर प्रसाधन सामग्री को सहेजती हुई एक बार नंद की ओर देखती है और मुस्कुराकर वाल्मीकि की पंक्ति गुनगुनाने लगती है। नंद बाहर खड़े घने जंगल की ओर देख रहे हैं। तभी सुंदरी कहने लगती है, प्रातः होते ही किस आखेट का उत्साह जग आया। नंद को पहले दिन आखेट में मरे हुए मृग का स्मरण होता है। वह कहता है, वहाँ पड़ा हुआ वह कल जैसा लग रहा था और न जाने क्यों इस अभाव का फीका चांद भी मुझे कुछ ऐसा ही लगा। कोमल अक्षत और निर्जीव मृग का प्रसंग कथानक के विकास में कहा गया है। सुंदरी नंद से कहती है, नंद तुम्हें कामोत्सव को भुला देना चाहिए, उसको कभी न याद करना चाहिए। वह नंद से आग्रह करती है वे कुछ समय दर्पण लेकर उनके समक्ष खड़े हो जाए ताकि वह अपना श्रृंगार कर सके। तभी वायु की तीव्र गति के झोंके से दरवाजा का वार खुलता और पुनः बंद हो जाता है। तभी अलका नंद को सूचना देती है कि भवन के द्वार पर स्वयं गौतम बुद्ध भिक्षा के लिए आए हैं। उन्होंने आवाज़ लगाई, कुछ क्षण रुके, फिर उच्च भवन की खिड़कियों की ओर निहारने तथा बिना भिक्षा पाए लौट गए।
उनका नंद के भवन की खिड़कियों की ओर देखना वास्तव में नंद को अपने मार्ग का अनुगामी बनने का आह्वान है। नंद के अंतर्द्वंद में उलझी आत्मचेतना वास्तव में उस आह्वान को सुन सकती है कि वह सुंदरी कह उठती है, तुम्हें यह नहीं लगता कि मुझे जाकर एक बार उनसे इस प्रमाद के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए? सुंदरी इस वचनबद्धता के साथ नंद को जान लेती है और वे लौटकर स्वयं ही इस विशेषक को पूरा करेंगे। यह कहती है कि मैं आपके द्वारा लगाए गए इस बिंदु को सूखने नहीं दूंगी। जब आप लौट आएंगे तभी संपूर्ण प्रसाधन करूंगी और तभी अपनी केश राशि को बांधूंगी। नंद कभी लौट कर न आने के लिए चला जाता है। नेपस से श्यामांग का ज्वर प्रलाप सुनाई देता रहता है। तृतीय अंक है। इस अंक का आरंभ नंद के भवन और सुंदरी के कक्ष से होता है। उसका कक्ष अव्यवस्थित दिखाई देता है। दीपाधारों के सभी दीप जल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सूनेपन का आभास होता है। सुंदरी की सूचना मिलती है कि कमल ताल के राजहंस अचानक उड़कर कहीं चले गए। हंसों का कमल ताल से उड़ जाना वास्तव में प्रतीक प्रयोग है और भावी घटनाओं का सूचक भी है। वह ऐसी घटनाओं का सूचक है जो कमल ताल से सहसा हंस युगल के उड़ जाने के समान असंभावित नहीं, हाँ अविज्ञात और आश्चर्यप्रद अवश्य है। आश्चर्यप्रद और अविज्ञात स्थिति के कारण सुंदरी कहती है कि मैं अब भी नहीं सोच पा रही हूँ कि यह हुआ कैसे। राजहंस स्वयं उड़कर चले गए, इससे भी विश्वास नहीं होता और यह भी मन नहीं मानता कि किसी ने उसे इस प्रकार से अलका सुंदरी का प्रसाधन करने के लिए कहती है, लेकिन सुंदरी उसे डांटती हुई कहती है कि उसे कोई प्रसाधन नहीं करना है। अगर अलका अपराध भाव से आंखें झुका के अपने स्थान पर खड़ी रहती है, सुंदरी का विक्षुब्ध अंतराल पर विरोधाभास के रूप में इन शब्दों में प्रस्फुटित हो उठता है। तू समझती है कि मैं उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। प्रतीक्षा कर रही होती तो अपने माथे का विशेषक यह बिंदु सूख जाने न देती, परंतु जितना समय इसे गीला रखना है उससे अधिक समय तक मैंने इसे गीला रखा। 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, हर बीतता हुआ क्षण मेरे अब प्रयत्न का उपहास उड़ाता है। फिर मैं अपने अंदर के विरोध से लड़ती रही, मन के विद्रोह से किसी तरह समझाती रही, परंतु एक क्षण आया जब वह प्रयत्न मन से हार गया। मेरा गीला हाथ माथे पर जाकर लौट आया और मैंने उसे फिर गीला नहीं किया। वह नंद की प्रतीक्षा करते करते थक जाती है और नंद पर जो विश्वास उसने किया था वह भी खत्म हो जाता है। इसीलिए वह कहती है कि अब मुझे प्रतीक्षा नहीं है अलका, मैं अपने स्वाभिमान को और नहीं छल सकती। मैं नंद को नहीं तल पर जाने से रोक भी नहीं सकती हूँ, यह मेरी दुर्बलता ही सिद्ध होती है। सुंदरी झूले पर बैठ जाती है। अलका उसके मस्तक पर सुगंधित जल लगाने लगती है, उसके अनुरोध करती है कि वह उस झूले पर लेट जाए ताकि नींद आने से मन स्वस्थ हो सके। अलका यह भी कहती है किसी व्यक्ति को भेजकर नंद का पता लगाऊं, लेकिन सुंदरी मना कर देती है। सुंदरी के निद्रामग्न होने के पश्चात अलका कक्ष से बाहर आ जाती है और निहारिका से धीमे स्वर में कहती है कि यदि श्वेतांग लौट आया तो उसे भेज देना। कुछ समय पश्चात श्वेतांग कक्ष में प्रवेश करता है तो अलका मंद स्वर में उससे पूछती है कि क्या वह नंद से मिला? नंद नदी तल से चले गए थे, किधर गए? उसका ठीक से पता नहीं चला। हाँ, इतना अवश्य पता लगा कि बहुत देर तक तो वे यथागत के पास रहे। जिस समय नंद वहाँ पहुँचा था उस समय यथागत बहुत से लोगों से घिरे हुए थे, अतः काफ़ी देर तक नंद उसके समक्ष नहीं पहुँच सके। अंत में मिलने का अवसर मिला तो उन्होंने यथागत को प्रणाम करके अपने यहाँ अतिथि स्वीकार करने को कहा। यथागत ने उत्तर न देकर अपना भिक्षा पात्र कुमार के हाथों में दे दिया और अव्यवस्थित नंद भिक्षा पात्र हाथ में लिए हुए ही वहाँ से लौटकर यहाँ आने लगे। तभी बुद्ध उन्हें रोककर बिहार में ले गए। अतः कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लहरों का राजहंस नाटक की कथा योजना ऐतिहासिक होते हुए भी आधुनिक
संदर्भों को बड़ी गहराई के साथ अपने अंतराल में संयोए हुए है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।